नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करेंगे ग्रामर का विषय संधि। वैसे तो देखा जाए बच्चे छठी क्लास से संधि करना शुरू करते हैं और +2 तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें संधि का टॉपिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी +2 तक पहुंचने के बाद भी इस विषय में बच्चे कहीं ना कहीं मार खाते हैं। जब वो अपनी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं या मान लिया उनको दोबारा से बीए में संधि करनी पड़ जाए तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संधि के विषय में। आज तक का मेरा अनुभव है ऐसा, कोई रेयर केस होगा भी इंटेलिजेंट कोई बच्चा है और जिसने एक ही बार में सारे टॉपिकों को क्लियर कर दिया हो, लेकिन लगभग 80% बच्चे ग्रामर के जितने विषय हैं संधि, समास, छंद, अलंकार, इनमें उनको कंफ्यूजन रहती ही रहती है। और संधि का टॉपिक लंबा है, सब बहुत ज्यादा है इसमें, इस वजह से मतलब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। और जो मैंने अभी कहा ना, शब्द बहुत ज्यादा है, बच्चे फोकस करते हैं शब्द के ऊपर। अगर वो वर्ण के ऊपर फोकस करें तो शायद ये कंफ्यूजन उनकी दूर हो सकती है। संधि की परिभाषा मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वर्णों के परस्पर मेल को या समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उनमें नजदीकियां होती हैं, उच्चारण के अकॉर्डिंग नजदीकियां हो सकती हैं, या वो जिस पार्ट का हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग उनमें नजदीकियां हो सकती हैं। मतलब किसी भी तरीके से उसमें नजदीकियां, समीपता मिलेगी उनके अंदर, जिनमें संधि होती है उसको संधि कहा जाता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बच्चों के मन में डाउट क्या रहता है संधि को लेके। बच्चे फोकस करते हैं शब्द के ऊपर। स्वागत मैंने एक शब्द लिख दिया, बच्चे गौर करेंगे, पूरे शब्द के ऊपर गौर कर रहे हो, मतलब पूरे शब्द को देख रहे हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है ना वो पूरे शब्द के ऊपर है। जब आप पूरे शब्द को देख रहे हो तो आप ये पजल हो जाओगे कि मैं संधि को ढूंढूं तो ढूंढूं कहां भाई। जब आपने शब्द के ऊपर गौर किया तो वहीं से कंफ्यूजन शुरू होगी। हमने शब्द देख लिया, शब्द के एकदम से सेंटर पॉइंट पे चले जाओ आप, बीच में। सेंटर पॉइंट का मतलब है शब्द का जो बीच है, बीच का जो हिस्सा है। अब यहां पे जो स्वागत शब्द है इसमें कोई वर्ण नहीं है बीच में, कोई जरूरी नहीं है भाई वहां आपको वर्ण मिले। जब वहां वर्ण नहीं है तो सेंटर पॉइंट से इधर और उसकी दूसरी साइड वाला जो वर्ण है उनके ऊपर गौर करो। मोस्टली जरूरी नहीं है भाई यहां आपको वर्ण मिलेगा ही नहीं, हो सकता है बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें जब आप उसका सेंटर पॉइंट ढूंढोगे तो आपको वहां वर्ण मिल जाएगा। जब वर्ण मिल गया तो सीधा एक ही वर्ण के ऊपर हमने फोकस करना है। अगर बाई द वे वहां वर्ण नहीं है तो आप सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ के जो 2 वर्ण है उनके ऊपर फोकस करोगे, उनमें क्या सिचुएशन है, कैसा वर्ण है, और अगर मान लिया वो है तो वो किस एंगल से उसको बनाया गया होगा। तो थोड़ा सा इन बातों के ऊपर गौर करोगे तो आप संधि की जड़ तक पहुंच जाओगे। तो मैंने अभी आपको स्वागत शब्द लिखा था, मैं आपको बताऊंगा कि ये बनते कैसे हैं। बच्चे शब्द के ऊपर गौर करते हैं तो उनके मन में जो कंफ्यूजन है वो बढ़ जाती है, उसको संधि का कांसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। आज हम स्वर संधि के बारे में समझेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या है, हर्षव और दीर्घ वर्ण के बाद, हर्षव और दीर्घ वर्ण के बाद हर्षव और दीर्घ वर्ण के बाद हर्षव या दीर्घ वर्ण आने पर दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। जैसे ए प्लस में ए तो आ बनेगा, आ के बाद यदि आए तब भी आ बनेगा। कहने का मतलब है सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हर एंगल से वो बड़ा ही बनेगा। मैं आपको एक बार वर्ण लिख के बता देता हूं, शब्द आपको बाद में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। एक बार ए वर्ण को समझ लेते हैं। पहले तो जो पार्ट है ए1, E1, U1
और तीसरा है री वर्ण। इनको समझ लो क्या है। ए वर्ण का मतलब है ए और आ दोनों, ई वर्ण का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई दोनों, और ऊ वर्ण का मतलब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री वर्ण का मतलब है छोटी री और बड़ी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर हमने तो एक ही री पढ़ी है, बड़ी री का तो हमने कभी देखा ही नहीं। संस्कृत जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ी री का भी वर्णन मिलेगा। और मैंने जब वर्ण वाला टॉपिक शुरू किया तो उसमें आपको एक चीज क्लियर की थी, जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ली गई है। तो इसलिए अगर हम संधि का टॉपिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी देखने को मिल सकती है। तो हम किसी भी चीज को छोड़ के नहीं चलेंगे, चाहे आपके ये हिंदी विषय के अंदर आए या ना आए, फिर भी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि छोटी री और बड़ी री का प्रयोग कहाँ होता है, किन शब्दों में होता है। भाई संस्कृत में अगर है तो वो कहाँ है, ठीक है। मान के भी हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग इनका है, इन तीन वर्णों का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है शायद जब डीपली कोई चला जाए बड़े लेवल के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, वो जब डीपली चला जाएगा तो इनमें से भी कोई वो वर्ण पूछ सकता है। तो मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी वर्ण को, आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। तो पहले आप ये समझ लो भाई ए वर्ण का मतलब होता है ए और आ दोनों, ये जो जोड़े वाले वर्ण है। ई वर्ण का मतलब है ई और ई, ऊ वर्ण का मतलब है ऊ और छोटा बड़ा ऊ, और री वर्ण का मतलब है भी छोटी री और बड़ी री। अब दीर्घ संधि काम कैसे करती है। ए वर्ण के बाद, ए के बाद यदि ए आता है तो भी आ बनेगा, ठीक है। ए के बाद यदि आ आए तब भी आ बनेगा। दोनों तरफ आ है तब भी आ बनेगा। यहां पे आ है और यहां पे ए है तब भी आ बनेगा। कहने का मतलब है हर सिचुएशन में आ बनेगा। ए के बाद ए हो तब भी आ, ए के बाद आ हो तब भी आ, दोनों तरफ आ है तब भी आ, और आ के बाद ए है तब भी आ। इसी तरह से ई के साथ, ई के बाद ई है बड़ी ई के बाद बड़ी ई है तब भी बड़ी ई, और दोनों तरफ बड़ी ई है तब भी बड़ी ई बनेगी। और यहां पे बड़ी है यहां पे छोटी है तब भी बड़ी ई ही बनेगी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाई दीर्घ संधि कहती है हर्षव या दीर्घ वर्ण, यानी कि टोटल हमारे 11 वर्ण हैं, उनमें से दोनों तरफ यदि कोई सा भी वर्ण हो एक समान होनी चाहिए, एक वर्ण वाला, एक वर्ण में से। ये नहीं है भाई मान लिया ए के बाद यदि बड़ी ई आए तो वहां वो अपना रूप बदल लेगी। एक ही वर्ण के वर्ण होने चाहिए। वो वर्ण मैंने आपको बताए हैं, ए वर्ण अलग है, ई वर्ण अलग है, ऊ वर्ण अलग है। एक ही वर्ण के वर्ण होने चाहिए, एक ही श्रेणी के, तब ये काम करती है। तो अलग अलग आपने देख लिया भाई, जैसे ए वर्ण है, ए वर्ण के दोनों वर्ण है, दोनों तरफ किसी भी एंगल में अगर वो आते हैं तो दोनों के स्थान पे आ बनेगा। उसी तरह से ई में है, दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाएगा, और वही सिचुएशन ऊ में काम करेगी, वही सिचुएशन री में काम करेगी, जैसे ई में और ए में करती है। जैसे विद्या प्लस में आल्य, विद्या प्लस में आल्य, विद्या का जो आ है और आल्य का जो आ है, दोनों के स्थान पे आ, यानी कि ये दोनों यहां से हट जाते हैं और ये केवल एक ही आ को बना देते हैं, यानी कि इन दोनों के स्थान पे ये दोनों खत्म हो गए, यहां पे केवल एक आ बचता है। जब हम इस पूरी प्रोसेस को करते हैं तो वी दोनों का फलन दिखाओ इसको अलग अलग, क्योंकि आधा वर्ण हमेशा अपने से अगले वर्ण का सहारा पकड़ता है। जब अगला भी आधा हो तो किसका सहारा लेंगे। तो कहने का मतलब है अब ये अपने अलग अलग मूल रूप में आ जाते हैं। तो द हलंत है और यह हलंत है, प्लस में आ,
इन दोनों को खत्म कर दिया हमने, यहां से हटा दिया इनको, इसके स्थान पे एक आ बचा था, हमने ये यहां पे रख लिया। अब इसमें भी आ नहीं है क्योंकि इसका हमने आ खत्म कर दिया, तो ये बचा अकेला लय। जब हमने इन दोनों के जो आ है इनको समाप्त करके एक आ बनाया तो सिचुएशन हो जाएगी ऐसी हमारी। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारा बनेगा वापिस इसी रूप में, ये आ है इस या में मिल जाएगा। दै को हलंत एक बार रखो आप, या हो गया। उसके बाद था लय, एज इट यूं का यूं विद्यालय। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और विद्यालय को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपका गलत नहीं है, ना ये गलत है ना ये गलत है, दोनों एंगल से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद था धर्म प्लस में अर्थ। धर्म में अलग अलग जब करते हैं इनको तो रै हलंत आती है यहां पे, मैं हलंत प्लस में ए, तब जाके धर्म शब्द बनता है। प्लस में अर्थ, ठीक है। ये जो दीर्घ संधि का नियम है वो कहता है भी दोनों ए को खत्म करके, यानी कि इन दोनों को हटा के मैं इनके स्थान पे आ कर देता हूं। ये नियम कह रहा है, जो सर्व संधि का पहला नियम है वो कहता है भी दोनों को हटा के मैं ए कर देता हूं। जब हम दोनों को हटाएंगे तो यहां पे आ अपना स्थान लेगा और आगे जो है ये रै हलंत आएगा प्लस में थे। जो ऊपर वाला जो रै होता है ना वो आधा होता है, भी ऊपर जो रै लगता है वो आधा होता है और नीचे जो पैर में जो रै लगता है वो पूरा होता है। जब आप वर्तनी को पढ़ेंगे या वर्णों के बारे में, मतलब जो संयुक्त वर्ण उनके बारे में बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। जब हम इन सबको मिलाएंगे मैं में आ मिल जाएगा, मां हो गया। धर्म में जो रै था, जो आधा रै था, आधा रै हमेशा अपने से अगले वर्ण का सहारा लेता है भी, और अगले वर्ण का सहारा लेगा तो आधी रै ऊपर चली जाएगी। और उसी तरह से जो ये रै है ये भी अपने से अगले वर्ण का सहारा लेगी तो ये रै थ के ऊपर चली जाएगी। धर्मार्थ जो हमारा शब्द बनेगा वो धर्मार्थ बनेगा। फिर ये चीजें आप बारीकी से अगर समझोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल वर्णों का खेल है। अगर आपको ये वर्णों का खेल समझ में आ गया तो आपको संधि समझ में आ जाएगी। अति प्लस में ईव, ई का एग्जांपल है अति प्लस में ईव। तय में ई की मात्रा है, इस ई को हमने बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल लेंगे तो तय हलंत हो जाएगा, अपने मूल रूप में दिखाया जाएगा। उसके बाद है ईव। अब सेकंड जो वर्ण था अपना ई वर्ण, ई वर्ण का एग्जांपल है ये दीर्घ संधि में ही ई वर्ण, ठीक है। ई वर्ण में दोनों ई के स्थान पे बड़ी ई हो जाएगी, दोनों खत्म हो जाएंगी, दोनों खत्म हो गए केवल एक बड़ी बचेगी। जब दोनों के स्थान पे हमने बड़ी ई को यहां पे किया और यहां पे बचा अकेला वह, क्योंकि इस ई को भी हमने साथ में इंक्लूड किया था, इसमें मिलाया था, तो दोनों ई खत्म हो गए एक ई बनाती हैं। और जब ये खत्म होगी तो अकेला वह बच गया यहाँ पे। और जब इस सबको मिलाएंगे हम तो ई की जो मात्रा है, पहले छोटी मात्रा थी इसमें, अब ये बड़ी हो जाएगी, अति। उसके बाद है भानु प्लस में उदय। उदय ये उ वर्ण का एग्जांपल है।
भान नए हलंत करो, ऊ को बाहर निकालो। ठीक है, ये मात्राएं जो लगाते हैं ना भाई, अगर आपने मात्राएं लगानी नहीं आती तो भी आपको दिक्कत रहेगी। पहले तो आपको मात्रा लगानी आनी चाहिए भी, ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, ई की मात्रा कैसे लगेगी। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आपको ये भी पता होगा जब उसको बाहर निकालते हैं तो कैसी सिचुएशन होती है। जब हमने ऊ की मात्रा को बाहर निकाल लिया तो न ऐसे ही इस रूप में बचेगी। उसके बाद था उदय। ठीक है, अब उ वर्ण वाले जो दीर्घ वर्ण, दीर्घ संधि का जो विषय है उ वर्ण, उ वर्ण कहता है भाई दोनों तरफ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, मैं हर स्थिति में दोनों के स्थान पे बड़ा करूंगा, यानी कि बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, भान प्लस में दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ, यानी कि एक ने जगह ले ली प्लस में दय, क्योंकि यहां सिर्फ दय बचा, ऊ तो हमने खत्म कर दिया, इसका दोनों को खत्म करके तो बड़ा ऊ बनाया था, तो यहाँ पे अकेला दय बचा। जब हम मिलाएंगे वापिस इस ऊ को इसमें तो ये बनेगा भानुद्य, भानु प्लस में उदय, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी भानुद्य। उसके बाद है री का एग्जांपल। अब मैंने आपको कहा था भी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर री से संबंधित शब्द आपको नहीं मिलेंगे, ये संस्कृत के अंदर है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जिसने माता का या पिता का रूप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, या जिसके पास 9वीं में भी संस्कृत थी 10वीं में भी संस्कृत थी, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। तो जिसको माता का और पिता का रूप याद है, शब्द रूप जिसको बोलते हैं, एक धातु रूप होते हैं, एक शब्द रूप होते हैं, जो जिन्होंने यदि शब्द रूप को किया हुआ है तो उनको पता है भाई जो बड़ी री है ना उसका प्रयोग कहां होता है। पितृ प्लस में ऋणाम, पितृ प्लस में ऋणाम, संस्कृत के अंदर आपको ये मिलेगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंदर। ये शब्द आपको पितृ शब्द के षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में आपको ये मिलेगा। चाहे तो आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिसमें भी आपको शब्द रूप मिले देखने को, वो उठा के आप चेक कर सकते हो, संस्कृत के अंदर है। जब हम इसको मिलाएंगे, एक बार ये री हम बाहर निकाल लेते हैं, छोटी है, यहां पे भी छोटी री है। ठीक है, दोनों को मिला के इसमें बदल दिया बड़ी। जब बड़ी करते हैं, बड़ी के अंदर एक गुंडी जो नीचे वाली ये घुमाते हैं ना वैसे, ये डबल हो जाती है भाई। एक बार दोबारा लिख के बता देता हूं, ये छोटी है, जब इसको बड़ी करेंगे तो ये एक बार और घूम जाएगी, ये बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, और जब किसी शब्द में या किसी वर्ण में इसका प्रयोग होता है तो ये हमेशा डबल मात्रा में दर्शाई जाती है। अब दोनों री के स्थान पे हमने कर दिया बड़ी री को, तय हलंत था क्योंकि हमने री बार निकाल ली, तय हलंत हुआ। उसके बाद यहां पे हमने प्रयोग की बड़ी री प्लस में अणाम। ठीक है, अब ये बड़ी री जब इसमें मिलेगी तो इसकी जो स्थिति है तय की, ये बन जाएगी। मैंने आपको कहा ना अभी एक बार घूमती है तो 2 बार घूम जाएगी ये नीचे, पितृनाम। ये इस तरह से शब्द बनेगा, और ये केवल संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं। जो हमारे शब्द रूप आते हैं उनमें, जब शब्द रूप में है तो कहीं ना कहीं आपको भाषा में भी मिलेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में ज्यादा प्रयोग है, हिंदी में नहीं है। लेकिन कई बार यदि एग्जाम में पूछ लें तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ये हमारे हिंदी का विषय नहीं है, क्योंकि जॉब में वो क्या पता कितनी गहराई में जाके आपसे सवाल पूछ बैठे। तो मेरा कहने का मतलब है भाई आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज ना रहे। उसके बाद हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि में मात्राएं बदल जाती है, मात्रा की जो साउंड है वो बदल जाती है। एक बार आप दोबारा वही हर्षस स्वर ए ई और उ, ठीक है, एक री था। सबसे ज्यादा खेल इन्हीं वर्णों का अभी फोकस रखना है इनके ऊपर। गुण संधि क्या कहती है, यदि ए वर्ण के बाद, ए वर्ण मैंने आपको बताया था, ए वर्ण का मतलब है ए और आ दोनों। ठीक है,
ए वर्ण के बाद यदि ई वर्ण आ जाए, ए वर्ण के बाद यदि ई वर्ण, ई वर्ण का मतलब है छोटी और बड़ी ई, ठीक है। ए वर्ण के बाद यदि ई वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। ए वर्ण के बाद यदि उ वर्ण आ जाए, छोटा और बड़ा, तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। यदि ए वर्ण के बाद री आ जाए, वैसे तो यहां भी री वर्ण लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक री का प्रयोग है, इसलिए मैं अकेला री लिख रहा हूं। यदि ए वर्ण के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाता है। जैसे ए के बाद यदि ई आया तो दोनों के स्थान पे ए हुआ, ठीक है। ए के बाद यहां पे ए और आ दोनों में से कोई भी एक हो सकता है भी, ठीक है। और यहां पे भी छोटी या बड़ी, तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा, ठीक है। और के बाद ए आ के बाद अकेला री लिखा मैंने, क्योंकि केवल हिंदी में एक ही री का प्रयोग है, वो संस्कृत में आपको दीर्घ संधि में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। भाई ए आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों के स्थान पे अर आदेश होगा और रै को हलंत होगा, ठीक है। रै आपकी हलंत रहेगी। ये हमारे गुण संधि के वर्ण हैं। भाई किस वर्ण के बाद क्या आने पर किस में बदला जाता है। गुण संधि में ए आ के बाद यदि ई छोटी और बड़ी दोनों हो तो ए में, ए आ के बाद उ हो तो ओ में, और यदि ए आ के बाद री हो तो अर में बदला जाता है। जैसे नर प्लस में इंद्र, नर प्लस में इंद्र, यहां पे नर के रै को एक बार हलंत कर देते हैं। जब हमने इसको हलंत किया तो इसमें से हमने ए को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब जब ये पूरा है तो ए इसके अंदर है, ए की साउंड। जब हम इसको अलंत करेंगे, अलंत का मतलब होता है भी व्यंजन को अपने मूल रूप में लिखना, प्योरली व्यंजन, ठीक है। तो जब मूल रूप में लिखेंगे तो हम उसकी जो ए की साउंड उसके अंदर शामिल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, इंद्र। यहां पे जो हमारा गुण संधि का नियम है वो कहता है भाई ए के बाद यदि ई आ जाए, छोटी बड़ी कोई सी भी हो, तो दोनों के स्थान पर मैं ए कर दूं, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जब दोनों के स्थान पे ए होगा तो स्थिति बनेगी नर प्लस में ए प्लस में न और द र, ठीक है। केवल इतना ही वर्ण शेष रहता है आगे, क्योंकि इसकी जो ई है, ई को और ए को मिला के हमने किस में बदल दिया, ए में बदल दिया। जब ये मात्रा इस रै में लगेगी तो शब्द बनेगा नरेंद्र, ऐसे, ठीक है। ये अगर आपको वर्ण निकालने आ गए तो आपको संधि भी बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। अगर आपको वर्ण निकालने में ही दिक्कत हो रही है तो फिर आपको संधि में भी दिक्कत होगी भाई। पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार, ये सेकंड पार्ट है उसका गुण संधि का। रै में ए है और यहाँ कोई जरूरी नहीं है भाई इस वर्ड में केवल ए ही आ रहा है बार बार। कभी बच्चे सोचते हैं भाई सर केवल ए के एग्जांपल करवा रहे हैं, मैं आपको आ का एग्जांपल भी बताऊंगा। यहाँ पे ए और आ दोनों में से कोई भी एक वर्ण हो सकता है। यहाँ पे उ है,
ठीक है, रे में ए है, यहां पे ऊ है, इन दोनों को मिला के किसमें बदला हमने, ओ में। ठीक है, जब ओ में बदलेंगे तो स्थिति रहेगी पर का रे हलंत प्लस में ओ प्लस में पैकार, क्योंकि उपकार का ऊ हमने इसमें शामिल कर लिया तो यहां केवल एक ही बचा हमारा ओ। जब इसको मिलाएंगे तो रे को ओ की मात्रा लग जाएगी, पकार, ठीक है, परोपकार हो जाएगा। समझने दो जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परोपकार हो गया। उसके बाद है महा प्लस में ऊर्मी। अब मैं आपको आगा एग्जांपल बता रहा हूं, महा प्लस में ऊर्मी, यहां पे आ है और यहां पे बड़ा ऊ है। बच्चों को शायद हो सकता है अब तक की वीडियो में लगाओ भी बड़ा तो आया ही नहीं जी, दोनों साइड ना उधर आया ना इधर आया, तो यहां पे महा में है तो अलंत करेंगे तो यहां आ बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां पे बड़ा ऊ है, जब इस आ को और इस ऊ को आपस में मिलाएंगे तो ये ओ की स्थिति में बदल जाएंगे, यानी कि इनको ओ गुण हो जाएगा। जब ओ होगा तो ये ओ की मात्रा वापिस इस है में मिल जाएगी, क्योंकि यहां जगह खाली है। कोई भी स्वर हो वो अपने से जो पहला वर्ण है व्यंजन वो उसके अंदर मिलता है, अगले वाले में नहीं मिलता। अगले वाले में जब मिलेगा तो संधि काम करेगी, वहां भी ऐसे नहीं मिलता वो। तो जब भी कोई स्वर शब्द के अंदर उसको मिलाते हैं वर्ण को, तो वो अपने से पहले व्यंजन को पूरा करता है, न कि अगले वाले को। तो ये हो जाएगा यहां पे महोर्मी, ठीक है। उसके बाद है री का एग्जांपल, महा प्लस में ऋषि। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है भाई इसमें कैसे करें जी, और मान लिया अगर हो गया ये दोनों को मिला के, वो रै को नहीं लगा पाते भी सही तरीके से, वो लगेगी कहां, हलंत प्लस में आ प्लस में री, दोनों को मिला के इसने बदल दिया अर में। अब देखो यहां पे पहले आ था, जब हम इसको पूरा करेंगे ना तो ये ए में बदल जाएगा, यानी कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा तो हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां ये बड़े से छोटे में बदल जाएगा, अर आदेश होगा इसको। जब हम इसको पूरे को मिलाएंगे मह, ये पूरा हो गया यहां, क्योंकि अर का जो ए है वो वापिस इसमें अपनी जगह बना लेगा। रही बात रे हलंत की, तो जो आधा रे होता है वो अपने से अगले वर्ण का सहारा लेता है, और जब अगले का सहारा लेगा तो वो ऊपर लगेगा। जब ऊपर लगेगा तो अगला वर्ण बचा सी, ठीक है। अब कहां लगेगा रे, यहां लगेगा, ठीक है, महर्षि। ये आपका री का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है वृद्धि संधि। तीसरा पॉइंट है स्वर संधि के उपभेदों में। वृद्धि का मतलब होता है जी बढ़ोतरी हो जाना, भाई जैसे धन की वृद्धि है, धन बढ़ जाना। मेरे पास एक पेन है, मैं अगर एक और ले लूं तो दो पेन हो गई, यानी कि पेन की वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब है जहां एक चीज है उसका कहीं ना कहीं जो मात्रा है उसकी वो बढ़ जाना। वृद्धि संधि में ए वर्ण के बाद, ए वर्ण के बाद यदि ए आई और ओ औ हो तो उनकी मात्राएं, यानी कि कहने का मतलब है ए वर्ण के बाद, ए वर्ण का मतलब है ए और आ, ये दोनों, इनके बाद यदि ए और आई आए तो दोनों के स्थान पे आई हो जाता है, ठीक है। यदि इनके बाद ओ और औ
ये आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। केवल आपने 4 ही वर्ण ध्यान में रखने हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नियम बारीकी से पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू जैसे हमारे स्वर है स्टेप बाय स्टेप, ये संधि भी स्टेप बाय स्टेप ही चलती है। अब तक हमने जो गुण संधि में पढ़ा वो ए वर्ण के बाद ई वर्ण था, ए वर्ण के बाद उ वर्ण था, ए वर्ण के बाद री वर्ण था। उसके बाद जो हमारे ये 4 वर्ण बचे थे ये रहते थे, इनका जिक्र हमारी वृद्धि संधि के अंदर आ गया। तो ये कंटिन्यू चलते हैं, ये नहीं अभी मान लिया पहले कोई और वर्ण आ गया उसके बाद कोई और मिक्सअप नहीं होते। ये बिल्कुल बाकायदा जैसे हमारे स्वर है वर्णमाला के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप ये काम करते हैं प्रत्येक उसमें। तो ए वर्ण के बाद यदि ए आई दोनों में से कोई भी एक हो तो आई हो जाएगा दोनों के स्थान पे, यानी कि ये इधर वाला ए और आ ये और यहां वाला जो वर्ण जो भी आएगा वो दोनों मिला के आई का काम करेंगे। और इसी तरह से ए वर्ण के बाद यानी कि ए और आ के बाद यदि ओ औ में से कोई भी एक वर्ण हो तो ये दोनों मिलके अपने स्थान पर औ बना देंगे। जैसे एक प्लस में एक, अब देखो यहां पे एक के जो क है इसमें अगर इसको हम अलंत लगाएंगे तो ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ए बाहर निकल गया। यहां पे एक का ए है, ये बच्चा जब शब्दों के ऊपर गौर करता है ना तो उसको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। आपने शब्द नहीं देखने, आपने उस शब्द के अंत में और प्रारंभ में, जैसे एक शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है ए है, और एक शब्द जो ये इधर वाला है इसका प्रारंभिक वर्ण कौन सा है यानी कि स्टार्टिंग का वर्ण कौन सा है ए है। हमने इसका तो अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण यानी कि जो पहले वाला वर्ण है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने इसका अंतिम वर्ण ए था इसको बाहर निकाल लिया और इसका प्रारंभिक वर्ण कौन सा यानी कि जो स्टार्ट जिसे शब्द होता है वो ए है। हमारे जो रूल है वृद्धि संधि का वो कहता है कि जहां ऐसी स्थिति हो इन दोनों वर्णों को मिला के मैं ए बना दूं, ये वृद्धि संधि कहती है भी दोनों वर्णों को मिला के मैं ए में बदल दूं। जब इसने ए में इसको बदल दिया तो स्थिति बनेगी हमारी ये आई की मात्रा इस कै को लगेगी क्योंकि ये यहां स्थान लेगी, ठीक है, इन दोनों को कट के ये यहां स्थान लेगी और जब यहां होगी तो जस्ट कै के बाद आएगी। कै के बाद आने से जो स्वर है मैंने अभी आपको बताया था कि उससे पहले जो व्यंजन है वो स्वर उस व्यंजन को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये इस कै को पूरा करेगा, ये दो मात्रा यहां लग जाएंगी और कर एक कई, ठीक है। उसके बाद है तथा प्लस में एव, तथा प्लस में एव, तथा का आ, तय को हलन करो, आ बाहर निकाल लो एक बार, ठीक है। इसके बाद था एव। अब रूल फिर वही, यहां पे हमारी संधि का जो रूल है वो मिलता है और यहीं पे वो काम करेगा। दोनों वर्णों को मिला के हमने आई में बदल दिया। जब आई में बदला तो मैं बार बार बोल रहा हूं भाई जो भी हमारा स्वर है वो अपने से पहले व्यंजन को पूरा करेगा। यहां थ हलंत है तो ये थ इसको अपने अंदर मिला लेगा, यहां पे आई की मात्रा होगी, यहां अकेला बचा वह तथेव। इस तरीके से आपकी ये संधि काम करती हैं। वृद्धि संधि में उसके बाद है वन प्लस में औषधि, औषधि न में ए की मात्रा है, वन के न में ए की मात्रा है, यहां पे ओ है
ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा वृद्धि संधि का रूल है वो कहता है जब ऐसी स्थिति हो तो मैं इन दोनों के स्थान पे औ की मात्रा कर दूं, दोनों को, यानी कि ए और औ को मिला के ये औ बना देगा, ए और ओ को मिला के। तो जब ये ऐसा करेगा तो 1 प्लस में औ प्लस में श और धी, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओ है वो हमने इसमें मिला लिया और जब मिलाया तो हमारा वर्ण बना नया ये वाला, ठीक है। और इस वर्ण को जब हम बीच में रखेंगे तो ये इसको पूरा करेगा, ना कि इनको, इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वर्ण इसको पूरा करेगा और इसको पूरा करेगा, तो शब्द बनेगा हमारा वनौषधि, ठीक है, वनौषधि। वीडियो देखने के बाद अगर किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार की कोई शंका रह जाती है तो वो कमेंट डाल सकता है या मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो संधि के टॉपिक में जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा, या मान लिया कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है किसी शब्द को लेके, या आपके मन में कोई आपका कोई ऐसा शब्द है जिसकी आप संधि नहीं कर पा रहे, तो कुछ भी अगर संधि के विषय में आपके मन में कोई शंका हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। उसके बाद है महाप्लस में औषध, महाप्लस में औषध, महा का आ और औषध का ओ, औ, इन दोनों को मिला के हमने औ में कन्वर्ट कर दिया। जब दोनों खत्म हो गए केवल एक ही वर्ण बनाते हैं तो एक ही रहेगा यहाँ पे, महा का है हलंत है क्योंकि हमने इसका आ बाहर निकाला था, प्लस में औ, ठीक है, प्लस में शधर। सिचुएशन बनेगी ऐसी, जब हम सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में ऐसा बनता है, जब हम इसको मिलाएंगे इस पूरे वर्ण को तो औ की मात्रा लगेगी है में महू, ठीक है, ये औ की मात्रा इसमें लग जाएगी, महू हो गया, और श और ध, महूषध, ठीक है। ये आपका शब्द कंप्लीट हो गया। अब अगर आप बारीकी से इस तरीके से करोगे तो संधि आपको समझ में आएगी। अगर आपने वर्ण विच्छेद करने में ही दिक्कत हो रही है, वर्ण विच्छेद 6ठी क्लास का टॉपिक है संस्कृत का, भी वर्णों को आपस में मान लिया, जैसे कोई शब्द मैं आपको वर्ण विच्छेद बता देता हूं, अगर किसी बच्चे के मन में वर्ण विच्छेद को लेकर कोई शंका है तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जैसे एक कलम शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द है, अब इसको वर्णों में बांटना है हमने, कैसे बांटेंगे, कै हलंत प्लस ए प्लस लय हलंत प्लस ए प्लस मैं हलंत प्लस में ए, तब जाके कलम बढ़ता है, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद है। अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है, आपको पता है जब हम वर्णों को आपस में बांटते हैं तो किस तरीके से बांटेंगे, तो आपको संधि करने में आसानी रहेगी और आपको बाकायदा वो चीज समझ में भी आएगी। लेकिन अगर आपको ये पहला स्टेप आपको नहीं आ रहा तो फिर आपको संधि में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता आधा वर्ण मुझे लगाना है तो कहां लगाना है, उसका स्थान कहां आएगा। उसके बाद है यण संधि। यण संधि संस्कृत के अंदर एक प्रत्याहार होता है, एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं भाई, ये है संस्कृत का विषय, लेकिन हिंदी में अगर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन तो उसमें केवल वर्णों को दर्शाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं, और स्वर संधि के बारे में भी कुछ मेन बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई है और कई बार वो बड़े लेवल के जो जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ली जाती है। तो इसलिए मैंने एक प्रत्याहार लिख दिया यहाँ पे। इक का मतलब होता है ई, उ, री और लरी, इनका इकट्ठा रूप, इन सभी को इक प्रत्याहार कहते हैं। ई, उ, री और लरी। इक प्रत्याहार को भिन्न स्वर परे रहते हैं,
भिन्न स्वर परे रहते यण प्रत्याहार में बदल दिया जाता है। इक प्रत्याहार को भिन्न स्वर परे रहते यण प्रत्याहार आदेश हो। आदेश हो का मतलब है भाई जो संधि का यण संधि जो पार्ट है, स्वर संधि के अंदर जो यण संधि जो पार्ट है वो ये कहता है भाई जो इक प्रत्याहार है उसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, इक प्रत्याहार का मतलब आपको समझ में आ गया, ई ऊ और री लृक, इसके बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इसको यण प्रत्याहार आदेश हो, ये बदल जाए, यानी कि सारे कंटिन्यू यण में। अब एक बार आपको यण भी बता देता हूं मैं, यण प्रत्याहार क्या चीज है। यण प्रत्याहार जैसे इक प्रत्याहार में ई ऊ री और लृक है, मतलब लृ, उसी तरह से यण के अंदर आएगा यह व र और ल, ये चारों वर्ण यण प्रत्याहार कहलाते हैं। इनका इकट्ठा रूप यण प्रत्याहार के अंदर आता है। किसी बच्चे ने अगर संस्कृत को बारीकी से पढ़ा है, वो जो संस्कृत की जो वर्णमाला है वो प्रत्याहार सूत्रों में डिवाइड है। और मैंने जैसा कि संधि का टॉपिक शुरू किया था तो उसी समय बताया था आपको भी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ली गई है, हिंदी ग्रामर भी संस्कृत ग्रामर से ही ली गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आपको मिलती जुलती महसूस होंगी संस्कृत की और हिंदी की, और मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ संस्कृत वाली बातें भाई बड़े लेवल के जो एग्जाम आते हैं उसमें एग्जामिनर या जिसने पेपर वो बनाया है वो डीपली चला जाता है। अगर उसको पेपर थोड़ा सा टफ बनाना है, अगर इतना आसान पेपर दें तो फिर जॉब में तो इतने बच्चे मेरिट बेस में चले जाएंगे भी जिसका हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन हमेशा उनको डीपली बना के पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन निकाल के वो लेके आते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंदर तो ये चार वर्ण हो गए, यण प्रत्याहार के अंदर ये चार वर्ण हैं, इनको कंटिन्यू बिल्कुल उसी हिसाब से बदला जाएगा जिस हिसाब से ये लिखे हुए हैं। जैसे ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो ई को या में बदल दिया जाएगा, ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो व में बदल दिया जाएगा, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो र में बदल दिया जाएगा, और लरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो ल में बदल दिया जाएगा। ये कंटिन्यू बिल्कुल इसी अंदाज में बदले जाएंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। और भिन्न स्वर का मतलब है भाई जैसे ई के बाद ऊ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है भाई ये चार है तो इन चारों में से ही नहीं आएगा, नहीं, केवल ई के बाद कोई भिन्न स्वर, ई है इस तरफ सपोज करो यहाँ पे ई है, इस ई को छोड़ के, ई वर्ण का मतलब है छोटी और बड़ी ई दोनों को छोड़ के जो हमारे 9 वर्ण बसते हैं स्वरों में, उनमें से कोई भी एक, यहाँ पे ऊ भी हो सकता है भी, हालांकि ऊ इसमें आया हुआ है लेकिन यहाँ पे ऊ हो सकता है। ये कहा यहाँ जो वर्ण है ना इन चारों में से यहाँ जो भी वर्ण आएगा उससे भिन्न, उससे अलग यहाँ पे होना चाहिए, तो ये या में बदल जाएगी, और जब या में बदलेगी तो इनको हलंत लगेगा। ये हलंत, क्योंकि जब स्वर को व्यंजन में कन्वर्ट करते हैं तो व्यंजन को मूल रूप में लिखा जाता है, मूल रूप का मतलब है उसको हम हलंत लगा के दर्शाएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते उसको हम। तो यह में जब इसको बदलेंगे तो ये हलंत रहेगा। हलंत का मतलब होता है उसमें स्पेस खाली भी कोई भी स्वर उसके अंदर आके मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऊ दिखाया है भाई ये हलंत है, जब इस यह को इसको ई को या में बदला तो ये ऊ इसके अंदर मिल जाए, ऊ की मात्रा इसको लग सके, इसलिए इसमें स्पेस होता है, ठीक है। ये एक बार दोबारा समझ लो, इक प्रत्याहार का मतलब है ई ऊ री और लरी, और यण प्रत्याहार का मतलब है य व र और ल। इसकी परिभाषा बनेगी हिंदी के अकॉर्डिंग, ई ऊ री लरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इनको क्रमशः, क्रमशः का मतलब है जिस हिसाब से ये दिए गए हैं कंटिन्यू, इनको य व र ल में बदल दिया जाए, ये आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग बनेगी। और अगर आपने हिंदी और संस्कृत की मिक्सअप पढ़ानी है तो ये बनेगा इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार में बदल दिया जाता है, इसको यण संधि कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको, अगर किसी बच्चे ने उपसर्ग का टॉपिक पढ़ रखा है तो संधि आपके उपसर्ग में भी काम करती है भाई। कोई जरूरी नहीं है संधि का विषय केवल संधि तक ही सीमित है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं उपसर्ग के अंदर भी जहां संधि आपको मिलेगी। अगर आपको संधि का ज्ञान है तो उपसर्ग के शब्द आप बना सकते हो। अगर आपको संधि का ज्ञान नहीं है तो आपका उपसर्ग के टॉपिक में भी 1 नंबर आप खो सकते हो, उसमें भी आपकी जाने की संभावना रहती है। जैसे अति उपसर्ग है, ये एक उपसर्ग है, इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। मैं यहां आपको एक बना के दिखाता हूं, अति प्लस में अधिक, ठीक है। नियम किसका है ये? यण संधि का, साथ में उपसर्ग का भी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको यण संधि के बारे में नॉलेज होगी तब आप इस शब्द को तोड़ के इसमें से अति बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको संधि का ज्ञान नहीं है तो आपको उपसर्ग निकालने में भी मुश्किल होगी। अब ये बनेगी कैसे? तय हलंत प्लस में ई, हमने ई को बाहर निकाल लिया, प्लस में अधिक, ठीक है। अब अधिक का जो ए है और ये ई है, ये दोनों यण संधि के अंदर आते हैं। और यण संधि कहती है भाई ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो इस ई को य में बदल दिया जाए। जब य में बदलेंगे अकेला एक वर्ण बदलेगा। यहां पे भी हमने मतलब वृद्धि संधि में, गुण संधि में बहुत सारे नियम ऐसे पढ़े हैं जिनमें दोनों तरफ के वर्ण बदले हैं, लेकिन यण संधि में केवल एक ही वर्ण बदला जाएगा, वो चेंजिंग आएगी उसमें, वो चेंज होके फिर आपस में ये मिल जाएंगे। अत प्लस में ये, हलंत प्लस में अधिक, ठीक है। पहले वाले नियम से इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें केवल एक ही वर्ण को चेंज किया जाता है। जब हमने इसको यह में बदला तो यह हलंत है और ये भी आधा, हलंत का मतलब होता है आधा। ये ए इसको पूरा करेगा, ये अपने मूल रूप में ही रहेगा। जब मूल रूप में रहेगा तो ऐसा दर्शाएंगे इसको, अत्यय, ये पूरा हो गया, यहां पे धिक, अत्यधिक। आपका जो शब्द बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब आपके उपसर्ग के टॉपिक में क्या महत्व है इसका? उपसर्ग में एक टॉपिक के साथ साथ आपके 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। जो एचएसएससी का एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए वही पेपर में आपके पूछ सकता है। जैसे अत्यधिक शब्द दे दिया, बड़े बच्चों के लिए है, एक बार जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, ये समझने के लिए तो सबके लिए है, लेकिन जो जॉब के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। अत्यधिक शब्द क्वेश्चन में डाल के उसने पूछ लिया भाई प्रत्यय अलग करके लिखिए या निम्नलिखित में से प्रत्यय बताइए कौन, सॉरी उपसर्ग बताइए कौन सी आएगी। उसने पूछा उपसर्ग बताइए, सही उपसर्ग का चयन कीजिए इसमें कौन सी है। और ऑप्शन में आपको वो बहुत सारे दे सकता है। ऑप्शन में उसने दे दिया अत, ठीक है। उसने दूसरा ऑप्शन दिया अत्यय, उसने तीसरा ऑप्शन दिया अति, और चौथा ऑप्शन दिया उसने इनमें से कोई नहीं, या कोई और दे सकता है भाई। वो कुछ भी दे सकता है, कहने का मतलब यहां कोई और ऑप्शन डाल देगा। अत, अत्यय और अति समानताएं देखो, अत भी हो सकता है क्योंकि बाहर निकलता है भाई, ठीक है। ये अधिक, बच्चे जब निकालते हैं ना तो इन्हीं शब्दों की वजह से कंफ्यूजन होती है उनके, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। अत भी निकल सकता है, अत्य भी मिलता है इसमें, ठीक है। तो बच्चे जिसको समझ है, जिसने बारीकी से उस विषय को पढ़ा है, वो एकदम से उसको नहीं करेगा, वो बल्कि उसको ये देखेगा भाई यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो देखेगा भाई इसमें कोई संधि का नियम तो नहीं लगता, क्योंकि उसने पढ़ रखी है वो चीजें। तो जो जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, जिन्होंने संधि को या मान लिया हिंदी के जो ग्रामर है उसको बारीकी से किया हुआ है, वो बच्चे तो इसका राइट ऑप्शन चूज करेंगे। और जिन्होंने हिंदी ग्रामर को नहीं पढ़ा या जिनकी कहीं कहीं 6ठी 7वीं 8वीं में उन्होंने उस चीज को नॉर्मल लेके वो चले हैं, तो वो बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं। फिर
वो इनमें से कोई एक शब्द को चूज करेंगे और उनका फिर वो गलत होगा। तो कहने का मतलब है जब आप जॉब के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपका 1 नंबर का इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है संधि के टॉपिक की वजह से। मेन रीजन संधि है, यहाँ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि आपने संधि को नहीं पढ़ा। अगर संधि पढ़ते तो आपको पता लग जाता भाई यहाँ यह संधि की वजह से जो टाइमिंग की थी उसको यह हुआ है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है भाई एक विषय है ग्रामर का वो केवल अपने तक ही सीमित हो, वो कई विषयों में भी आपको, जैसे मैंने उच्चारण के विषय में आपको बताया था, वो भी कई जगह आपके काम आता है। तो इसी तरह से संधि का जो टॉपिक है वो आपके उपसर्ग में भी काम आएगा और वो आपके हो सकता है शायद प्रत्यय में भी काम आ जाए, और संधि का अपना तो स्थान है ही है। तो यह संधि हम कर रहे थे। उसके बाद अभी सखी प्लस में ऐश्वर्य, सखी प्लस में ऐश्वर्य। अब देखो शब्द थोड़ा सा लंबा बनेगा, ये तो चलो हमने टुकड़े कर रखे हैं। अगर ये शब्द कंप्लीट होता तो बच्चों को इसी में डाउट हो जाता भाई इसको तोड़े कैसे हम। संधि के मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना आदि संधि वाला, तब मैं आपको बताऊंगा भी जो जॉब के जो पेपर आते हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है। तो सखी प्लस में ऐश्वर्य, हमने इस ई को छोटी हो या बड़ी बाहर निकाल लो एक बार, आई। ठीक है, इस ई को बदल दिया हमने यह में, आधे में हलंत रहेगा। जब आधे में बदला ना तो ये आई की मात्रा इसको पूरा करेगी। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ये इसको पूरा करेगी और ये आधा रहेगा अपना, ये आधा हो गया। जब ये यहां आया तो ये आई की मात्रा इसके साथ मिल गई, ये हमारा शब्द बना सखैश्वर्य। अब मैं आपको एक शब्द लिख के बता रहा हूं भाई, सोच, छोटा सा शब्द है। अगर मैं बच्चों को बोल दूं कि बेटा इसकी संधि विच्छेद करो, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जो विच्छेद थे ना उनको आपस में मिला रहे थे। बड़े लेवल के जो पेपर हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं बीच में भी, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए पूछने का तरीका क्या होता है कि एग्जाम में जो पैटर्न है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। उसने शब्द दे दिया, शब्द के टुकड़े पूछ लिए, टुकड़े दे दिए, उसका जो मूल शब्द है वो पूछ लिया, या फिर क्या करेगा उसने 2 टुकड़े दे के ये पूछ लिया किस संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर ऊपर संधि का नाम देके नीचे कोई टुकड़े दे दिए, वो पूछ लेगा भाई इस संधि के अकॉर्डिंग आने वाले विच्छेद जो टुकड़े हैं उनको बताइए। तो किसी भी तरीके से उनको ये पूछ सकता है। स्वच्छ शब्द है, आपने स्वच्छ भारत या मान लिया ये स्वच्छता अभियान, बहुत जगह ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं भाई इसकी संधि विच्छेद कीजिए। हो सकता है शायद बच्चे बता भी दें, लेकिन मोस्टली बच्चे विच्छेद करने में हिचकिचाते हैं, उनसे विच्छेद नहीं हो पाता। टुकड़ों को जोड़ना तो आसान है, लेकिन किसी शब्द को तोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई बच्चों के लिए। जिसने तैयारी कर रखी है वो तो एकदम से बता देता है, लेकिन शब्द का विच्छेद करना उतना ही मुश्किल है जितना कि हम जो संधि कर रहे हैं उनके टुकड़ों को मिलाना। ठीक है, अब मैंने आपको जब भी ये संधि का टॉपिक शुरू किया ना उसमें आपको बताया था पहले भाई हमने सेंटर पॉइंट पे गौर करना है। किसी भी शब्द के सेंटर पॉइंट पे अगर उसको तोड़ना है, मिलाना है, तब तो वैसे ही टुकड़े मिलेंगे। वो केवल हमने प्लस के दोनों तरफ के वर्ण को देखना है, लेकिन जब तोड़ने की बात आ जाए तो हमने उसके सेंटर पॉइंट पे गौर करना है। और जब सेंटर पॉइंट पे गौर करेंगे तो हमने देखा भाई 100 प्लस 6 इस तरह से 2 टुकड़े बना दिए हमने। जब टुकड़े बनाए तो यहां बीच में कोई और वर्ण नहीं है, यहां पे कोई वर्ण नहीं है,
दो वर्ण यहाँ पे हैं, आधा स व, और दो वर्ण इधर हैं, आधा च और छ, इक्वल है, बीच में कोई वर्ण नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब बीच में वर्ण नहीं होता तो आप उसके दोनों तरफ, सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ के वर्ण को गौर करो। यहां पे वह है, यहां पे च है। स्वर संधि के अंदर च का कोई महत्व नहीं है भाई, क्योंकि हम स्वरों को पढ़ रहे हैं, च तो बदलेगा ही नहीं किसी भी इसमें, तो ये तो होगा नहीं। अब आ जाओ वह के ऊपर, वह किस में बदलता है? अब आपने अगर यण संधि को पढ़ा है तो जस्ट आपके दिमाग में आ जाएगा वो ऊ के स्थान पे वह होता है भी यण संधि में। अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है और आपकी याद है, थोड़ी सी भी अगर आपको याद हो जाए ना, तो भी आपको ये याद आ जाएगी एंड टाइम पे। तो एकदम से याद आया भाई ऊ को हमने वह में बदला था। जब ऊ को वापिस इसको प्रोसेस में जब हम बैक चलते हैं ना, बैक जब चलेंगे तो यहां ऊ है, ऊ को हमने बदल दिया इसको, सॉरी वह को ऊ में, सह हलंत प्लस में वह को हमने बदल दिया ऊ में, ठीक है। जब इसको हमने इसमें जोड़ा, ये व्यंजन है, व्यंजन में जगह है खाली, इस ऊ की मात्रा को जब इस सह में जोड़ेंगे तो ये बनेगा सु, ठीक है। अगला जो था ये टुकड़ा हमारा च और छ, ठीक है। अब ये भी कहीं ना कहीं अनकंप्लीट लगता है हमें, क्योंकि ये तो होता ही नहीं ऐसा, तो छ छ तो आएगा नहीं। सु प्लस में अच, ये बनेगा ऐसे भी, सु प्लस में अच। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा यहां लेके जाता हूं। सौ का जो वह है ये अलंत नहीं है, इसमें ए है। जब टुकड़े किए हमने तब इस टुकड़े को च और छ रखा, इसको यहां पूरा रखा, ठीक है। जब हमने इसको मूल रूप को, यानी कि वह का जो मूल रूप था उसको हमने वह में ऊ में बदल दिया, और ऊ में जब बदला तो इसके मूल रूप को बदला था, इसके ए को नहीं। तो ए यूं का यूं था, तो जब ए को बाहर निकाल लेंगे इसमें से, तो ये ए अपने इस मूल यानी कि यहाँ पे इस स्थान पे ये आ जाएगा, सु प्लस में अच हो जाएगा। अच मैंने अच्छा, और सॉरी सु मैंने अच्छा, और इस सब को मिलाएंगे तो ये वापिस अपने उसी रूप में चला जाएगा, स्वच्छ में, संधि विच्छेद में। सु प्लस में अच, इसका जो टुकड़े हैं वो बनते हैं। उसके बाद है री का एग्जांपल, पितृ प्लस में आज्ञा, यण संधि का ही है। यण संधि में री भी था, री को रै में बदला जाता है, भिन्न स्वर परे रहते। पितृ प्लस में आज्ञा, तय को हलन करो, री को बाहर निकाल लो, प्लस में आज्ञा, ठीक है। इस आ की वजह से ये री बदल दी हमने रै में। अब एक चीज देखो, जब हमने री को रै में बदला, तय हलंत है, प्लस में रै हलंत है, प्लस में आ है, इन सबको मिला के एक संयुक्त वर्ण बनता है। आपने अगर हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों को पढ़ा है तो आपको पता है अक्षय, त्रय और अज्ञ, 3 वर्ण आते हैं संयुक्त वर्ण की श्रेणी में। तो यहां पे ये बन जाएगा त्रा। अगर ए की मात्रा होती तो त्रय होता, लेकिन यहां है हमारी आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा त्रा, ठीक है। जब इस त्रा को यानी कि तय को, इस रै को और इस आ को मिला के त्रा बना दिया, तो पित्रा और अज्ञा यूं का यूं है, पित्राज्ञा हो जाएगा हमारा शब्द। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि कहती है, हमने अब तक तो पढ़ा ना भी वृद्धि संधि में क्या था, ए आई और ओ औ थे दूसरी साइड,
यहां पे ओ औ और ए आई ये आएंगे प्लस से इस तरफ, यहां पे ए आई ओ और औ। इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो इनको क्रम से, क्रम का मतलब है कंटिन्यू, जिस तरीके से ये दिए गए हैं, इसको तो आई में, इसको आई में, इसको औ में और इसको आओ में बदल दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट का जो वन होगा, यानी कि जैसे आई में यह है, आई में यह है, इनको हलंत लगाएंगे, औ में जो वह है उसको हलंत लगेगा, आओ में जो वह है उसको भी हलंत। हलंत का मतलब है आधा, उसके अंदर स्वर नहीं है। कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि इन चार वर्णों को छोड़ के यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः इनमें बदल दिए जाएंगे। जैसे ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, न हलंत प्लस में ए की मात्रा थी प्लस में अन। ठीक है, इस ए की वजह से इस ए को हमने बदल दिया आई में। जब आई में हमने बदला तो आई का जो ए है वो तो इस नए में मिल जाएगा, नए पूरी हो जाती है, और अन का जो ए है वो इस यह में मिल जाएगा, यह पूरी हो जाती है, और ये जो नए है ये यूं का यूं नए। उसके बाद है पो प्लस में अन। एक ही वर्ण से मैं आपको दो संधियां बना के दिखा दूंगा, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। पो प्लस में अन, जब औ था तो पै हलंत प्लस में ओ प्लस में अन। ठीक है, इस ओ को हमने बदल दिया औ में। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे, पै हमारा आधा है, औ का वह जो ए है ये ए इस पै में मिल जाएगा, यहां पे हो गया पै पूरा। उसके बाद जो वह है उस वह में अन का ए मिल जाएगा, तो वह पूरी हो जाएगी, और न यूं का यूं पवन शब्द बन जाएगा। ओ को बदला औ में, औ का जो ए है वो इस पै में मिल जाएगा, अन का जो ए है इस वह में मिल जाएगा। तो शब्दों आपको आपस में मिलाने से इस तरह से ये एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, पवन। अब इसी पवन में यदि मैं दो मात्रा लगा दूं, पहले तो ओ की मात्रा थी, मैंने यहां औ की मात्रा लगाई इसी में, बाकी यूं का यूं है, तो यहां भी औ हो गया। ठीक है, जब दोनों जगह औ है तो यहां पे ये आओ में बदल जाएगा, यानी कि यहां किस में बदलेगा, आओ में, और जब आओ में बदलेगा तो इस पै में आ की मात्रा जुड़ेगी, तो यहां ये हो जाएगा पावन, एज इट इज। तो हमारी जो स्वर संधि है, स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है यहाँ इन पांचों भेदों को करने के बाद। और मोस्ट इंपोर्टेंट है छठी से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए तो हाई है, साथ में जो एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो बड़े बच्चे हैं जिनको जॉब के लिए तैयारी करनी है, उनके लिए भी संधि का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। किसी भी चीज को वो इग्नोर ना करें, हर चीज को, अगर वीडियो में कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो बाकायदा हमारे चैनल के लिंक पे जाएं, वहां आपको मेरा फोन नंबर मिलेगा, फोन करके आप पूछ सकते हो या फिर मैसेज छोड़ सकते हो। आपको एक एक चीज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था भी, जो जॉब वाले क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है, वो संधि के टुकड़े दे के नीचे उसका नाम पूछ सकता है, ऊपर किसी संधि का नाम दे दिया, नीचे टुकड़े दिए हुए पूछ लेगा भाई संधि के अकॉर्डिंग आने वाले उदाहरण बताइए कौन से हैं। ठीक है, और कई बार क्या करेगा, ऊपर शब्द दे दिया, नीचे टुकड़े दे देगा, इनमें से सही टुकड़ा बताइए कौन सा है। ऊपर टुकड़े दे दिए दो, उसमें से उसका शब्द पूछ लेगा कौन सा, मतलब संधि कौन सी बनेगी उसकी, तो किसी भी तरीके से वो घुमा के पूछ सकता है। और संधि का जो विषय है, संधि में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में उपसर्ग में भी आपके काम आएगा ये, इसलिए संधि के विषय को बड़ा ध्यान से करें। और बाकी हमारी जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रहती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको संधि का टॉपिक जो है वो कंप्लीट समझना है तो हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।